हेलो, हेलो, हेलो बच्चों। बेटा सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। हम लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हैं। वैसे तो यहाँ लिखा होता है लेक्चर 27, ओवरऑल सीरीज़ का लेक्चर 27 है। लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो वेक्टर कैलकुलस का आज हम लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, 2 चीज़ें हमें बेटा पढ़नी है। लास्ट लेक्चर पर हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को करा था बेटा। डिफरेंस वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंशिएशन बेसिक तरीके क्या होते हैं वो सब चीज़ सीख लिया था। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है ना? अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है वेक्टर की तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर पे सीखी थी। आज के लेक्चर में हमें जो देखना है बेटा वो देखना है ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बीटेक के सिलेबस का मेजर पोर्शन वेक्टर कैलकुलस का यहीं से स्टार्ट होता है। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू किया था आप लोगों ने तो बेटा डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको सिखाया गया था डी अपॉन डी एक्स करके। ऐसे ही जब इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करा तो इंटीग्रल ऑपरेटर आपको बताया गया था। बेटा डिफरेंशिएशन में एक बेसिक ऑपरेटर डिफाइन किया गया डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन में बेसिक ऑपरेटर डिफाइन किया गया इंटीग्रेशन। अलजेब्रा जब शुरू किया गया था तो आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले 2 बेसिक ऑपरेटर्स बताए गए थे। इसका मतलब है कि किसी नई ब्रांच में एक बेसिक ऑपरेटर पहले लेके चलना होता है। तो यहाँ पर बेटा जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर है उसका नाम है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर। तो आखिर ये ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाले ऑपरेटर्स आपको पता हैं। ठीक है, अब जरा डेल ऑपरेटर देखते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखा हुआ है डेल ऑपरेटर, नेबुला ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो बेटा इस ऑपरेटर को डिफाइन करने का प्रोसीजर देखो ये रहा। सिंबॉलिक फॉर्म में इसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर का ट्रायंगल बनाते हैं, उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं। और बेटा इसको लिख दिया गया है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये है एक ऑपरेटर जिसे कहते हैं डेल ऑपरेटर। अब ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है इसको सोचना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ आई कैप जे कैप के कैप की प्रेजेंस की वजह से लग रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख देता हूँ इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये केवल ऑपरेटर है। ऑपरेटर बेटा खाली डी अपॉन डी एक्स से क्या कर लोगे आप? सर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं डी अपॉन डी एक्स में एक्स स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो आपको 2x मिलेगा। मतलब ऑपरेटर में कुछ इनपुट डालना पड़ता है, तब उस इनपुट में ऑपरेट होती हैं चीज़ें और फिर आउटपुट मिलता है। तो ये तो खाली बेटा एक ऑपरेटर है, इसमें जब तक हम इनपुट नहीं डालेंगे तब तक हमें कुछ रिजल्ट मिलने ही नहीं जा रहा। तो इसलिए लिखा इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट कंबाइंस बोथ वेक्टोरियल। बेटा एक तो ये वेक्टोरियल एंड डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज, बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ना। बट कंबाइंस बोथ वेक्टोरियल एंड डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसमें अलग अलग तरीकों से इनपुट डालेंगे तो आउटपुट ही अलग अलग होगा। एक स्पेशल तरीके का इनपुट डालेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा, दूसरे स्पेशल तरीके का इनपुट डालेंगे तो बेटा स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। मतलब डिपेंड करेगा आप इनपुट क्या डाल रहे हो और ऑपरेट इसे करा किस तरीके से रहे हो। चलो जैसे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आगे चल के अभी आप देखना ये जो डेल ऑपरेटर है इसमें किसी फंक्शन को सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलने जा रहा है। अगर बेटा इसी ऑपरेटर में आप किसी दूसरे वेक्टर का इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो लोगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलने जा रहा है। ऐसे ही बेटा इसी ऑपरेटर में अगर किसी दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो लोगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलने जा रहा है। मतलब कि डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट या इसे ऑपरेट करा कैसे रहे हो। अब वो एक एक करके देखेंगे कि आखिर कब हमें स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से मिलने जा रही है। तो इसको फिलहाल केवल समझने के लिए देखा था। तो लिख दिया कि इट कंबाइंस बोथ वेक्टोरियल एंड डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। वेक्टर वाली जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी वो भी रखेगी और जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो सारी भी रखेगी ये। ठीक है, इसी से मिलता जुलता बेटा एक और ऑपरेटर है लाप्लासियन ऑपरेटर। वो कैसे दिया जाता है? अगर बेटा इसको रिप्रेजेंट तो किया जाता है डेल स्क्वायर से, मैं डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ ले लूँ तो क्या बनेगा? बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ले लो। चलो सर ट्राई करके देखते हैं। देखो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये तो एक चीज हो गई और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और फिर बेटा इधर आई कैप फिर से डेल ओवर डेल एक्स जे कैप डेल ओवर डेल वाई और के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब बेटा आप जानते हो आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के
ऑल आर इक्वल टू 1 और बेटा आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो आई डॉट आई तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा डेल टू ओवर डेल एक्स टू, फिर दूसरा बचेगा डेल टू ओवर डेल वाई टू, एंड द थर्ड वन इज डेल टू ओवर डेल जेड टू। बेटा ये है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर, इसी से लाप्लास इक्वेशन बन जाती है। अगर इसमें कोई फंक्शन ऐड कर दें, मतलब कि इसमें फाई लगा दें, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0 कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाइए लिख देता हूँ आपके लिए लाप्लास इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ लाप्लास इक्वेशन। तो इट इज़ गिवन एज, लाप्लास इक्वेशन जो दी जाती है वो ऐसे दी जाती है, इट इज़ गिवन एज डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। अब कोई कहेगा सर ये डेल स्क्वायर क्या होता है, बेटा यही होता है डेल स्क्वायर, ये जो अभी बताया है, ठीक है। और इसको कार्टेशियन वर्जन में देखेंगे तो आपने देखा होगा लाप्लास इक्वेशन इस तरह से लिखी मिली होगी आपको कहीं कहीं जब आप पढ़ते रहे होंगे। तो डेल टू वाई ओवर सॉरी डेल टू फाई ओवर डेल जेड टू इक्वल्स टू 0 ये रहा, और फाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। इस फाई को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं क्योंकि लाप्लास को सेटिस्फाई कर रही है। खैर, हमने बेटा डेल ऑपरेटर पे ज़्यादा फोकस करना है, कंक्लूजन में एक दो चीज़ें दिख रही थी इसलिए बता दिया। तो फिलहाल अब हम इसका यूज़ करना सिखाएंगे आपको, इस डेल ऑपरेटर का यूज़ क्या है। उसको भी यूज़ करने से पहले एक दो बातें और जाननी है। पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं? पॉइंट फंक्शन सर, पॉइंट फंक्शन इफ अ वेरिएबल क्वांटिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। कोई क्वांटिटी बेटा पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, एक्स वाई जेड की लोकेशन पर डिपेंड कर रही है, तो उसे कहते हैं पॉइंट फंक्शन। अब इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है बेटा? ये जो मैंने पॉइंट फंक्शन बोला है, इस पॉइंट फंक्शन के अदर इन्वॉल्व हुई क्वांटिटी स्केलर है तो इट इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन, एंड क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सर फील नहीं आया बेटा, मैं जानता हूँ फील नहीं आया, क्यों? क्योंकि फील अब आएगा। देखो पहली बार सुनते हैं तो फील नहीं आता, अब फील आएगा। पॉइंट फंक्शन व्हेन अ वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन दी क्या कह रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अपॉन दी पोजीशन ऑफ पॉइंट। बेटा किसी पॉइंट की पोजीशन पर अगर वेरिएबल क्वांटिटी वेरी कर रही है देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट फंक्शन कहते हैं। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। किस तरह का सर? एक तो होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, दूसरा होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इफ क्वांटिटी इन्वॉल्व्स, जो इन पॉइंट फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है वो इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये अपने आप में अगर एक स्केलर क्वांटिटी है देन इट इज कॉल्ड एसपीएफ, स्केलर पॉइंट फंक्शन। और आगे देखो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में इफ क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बेटा इन्वॉल्व हुई क्वांटिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। चलो सर हमको याद तो नहीं आ रहा, अगर आप लिखवा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, बेटा स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स मालूम है? वैसे तो पता होते हैं लेकिन फिर भी चलो मैं लिखा देता हूँ। देखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पोटेंशियल। बेटा क्या ये सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज हैं? यस सर। इन सब में बेटा खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना, तो डायरेक्शन की नीड नहीं होती, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई बेटा पॉइंट फंक्शन इन सब पर डिपेंडेंट है, इनके अकॉर्डिंगली डिजाइन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज का अगर देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, बेटा वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स, चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पे टी आई 2 बार आएगा, हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो सर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मास की जगह वेट हो जाएगा, स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स। बेटा ये सब काय के एग्जाम्पल्स हैं?
वेट भी हो गया, हाँ सर वेट हो गया, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। फोर्स भी एक एग्जांपल है वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी का। वेट आ गया तो फोर्स आ ही गया, समझ लो, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ फोर्स भी लिख लेते हैं, फोर्स एटसेट्रा। अच्छा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स, सर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ तो यही डाल दो, देखो सारी चीजें जब आई रही है तो लिख ही लें। फ्लक्स, ये सब क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, और ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनसे रिलेटेड अगर जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन बेटा इनमें से किसी के अकॉर्डिंगली बना है तो उसे हम कह देते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सर लेकिन अच्छी तरह से फील नहीं आ रहा बेटा, ये बताओ टेम्परेचर मान लीजिए पॉइंट का फंक्शन है, पॉइंट की अलग अलग लोकेशन पे टेम्परेचर अलग अलग है, तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल हो गया? स्केलर पॉइंट फंक्शन का। क्योंकि बेटा अलग अलग लोकेशन पे टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, आप भले ही उसका मेजरमेंट ना कर पाओ लेकिन होता तो अलग है, तो टेम्परेचर खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। अगर बेटा डिस्टेंस फंक्शन की बात करूं मैं, पोजीशन वेक्टर की बात करूं, तो बेटा ये पोजीशन नहीं, वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रुक जाओ, डिस्टेंस फंक्शन की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस भी अगर पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है और होती ही है बेटा, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये देखो एस पी एफ, ये भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है। भाई अलग अलग लोग हमारे यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग लोग बैठे हैं, मैंने उनको फंक्शन के फॉर्म में देख लिया, तो बेटा हमें वो एक्स वाई जेड की लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग लोकेशन पर। जैसे यहाँ से आगरा अलग दूरी पे है, दिल्ली अलग दूरी पे है, हरियाणा अलग दूरी पे है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये पॉइंट फंक्शन बना। तो ये क्या हो गए? स्केलर पॉइंट फंक्शन के एग्जाम्पल्स। ऐसे ही बेटा अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। भाई एक्सेलरेशन के साथ कोई चीज चल रही है तो उसमें वेलोसिटी तो है ही, तो बेटा वेलोसिटी आपकी जो है चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इज अ पॉइंट फंक्शन। और कैसा? वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ये भी अपने आप में वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाता है, मतलब फोर्स अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मुझे लगता है अभी बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने देखा ए से लेके बी तक, और ये इसकी वेलोसिटी है, तो बेटा ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग दिख रही है ना, इस लोकेशन पे अलग है, अलग है, अलग है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन कुछ हो रहा है, तब ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन जाएगा। बढ़े आगे? यस सर ठीक है। तो बेटा इतनी बातें हमने जान ली। अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड बात बता सकें। हाँ तो ग्रेडियंट क्या होता है, अब मुझे ये देखना है ग्रेडियंट क्या होता है, मेनली वही चीज आपको जाननी भी है। देखो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का बेटा अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हमें चाहिए, वी वांट टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन, देन इट विल बी दिस वन। तो बेटा ये होगा नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन। लेकिन ये कैसे निकलता है? सर क्लास 11th में पढ़ा था, ए क्रॉस बी से, एज्यूम टू वेक्टर्स इन दिस प्लेन, एज्यूम टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दिस प्लेन। ये देखो ये वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसका राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, तो थंब की डायरेक्शन में जो आपका बेटा वेक्टर जाता है वही है हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो इस नॉर्मल वेक्टर को प्लेन के नजरिए से देखा जाए तो इस तरह से दिखाया जा सकता है, ए क्रॉस बी। ये क्या दिखा रहा है? नॉर्मल वेक्टर को किस प्लेन के? मान लो ये कोई प्लेन है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एक प्लेन पे बेटा दो वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं इनका ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो बेटा जो आएगा वो नॉर्मल वेक्टर आएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। इतनी बात याद है? हाँ सर ये बात याद है। अगर बेटा यही चीज मुझे सरफेस में निकालनी हो तो ये है सरफेस, देखो ये सरफेस दिख रही है, अब प्लेन नहीं है, ये सरफेस का मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो आखिर में ये कैसे निकालूं? ये जो दिख रहा है ये मेरे मुंह के आगे, हाँ अब ऐसे दिख रहा होगा, बताइए ये क्या है? सर ये नॉर्मल वेक्टर सरफेस में निकालना है, तो बेटा इसी काम को करने के लिए ग्रेडियंट डिफाइन किया गया। हाँ कि ग्रेडियंट निकालते हो तो वास्तव में आप सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ही निकाल रहे हो, लेकिन निकलेगा कैसे इसको देखते हैं। देखो ग्रेडियंट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर। अच्छा देखो सबसे पहले कोई सरफेस लेनी पड़ेगी हमें, सरफेस होगा तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों होना चाहिए, तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड तीनों दिख रहा है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी, तो कह रहे हैं लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी बी एनी स्केलर सरफेस। अब ये स्केलर सरफेस है क्योंकि इसमें डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइन एज, तो बेटा ग्रेडियंट डिफाइन करने का तरीका ये रहा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइन एज, मैं बता देता हूँ बाकी मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा बेटा, इसको ना ग्रेड फाई लिखते हैं, करते क्या है डेल ऑपरेटर में बेटा सिंपल फाई लगा देते हैं, ये है ग्रेड फाई, ग्रेड फाई इक्वल्स टू दिस वन। और अगर मैं इसको देखूं तो वो आई कैप बेटा ये आएगा डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप और डेल फाई बाई डेल वाई एंड के कैप
डेल फाई बाई डेल जेड, ये कैसी क्वांटिटी आई, वेक्टर क्वांटिटी आई। और वास्तव में ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप दिख रहे हैं, और इसी को बेटा कहते हैं नॉर्मल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस। और किस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर, फाई नाम का जो सरफेस है। तो ये इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए बेटा एक्स वाई जेड की वो वाली वैल्यू वहां रख देंगे। और ये खुद में एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और बेटा उसमें जिस, मान लो इस पॉइंट पे चाहिए तो पॉइंट की अलग वैल्यू रख दो, दूसरे पॉइंट पे चाहिए तो अलग वैल्यू, तीसरे पॉइंट पे चाहिए अलग वैल्यू। मतलब कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंशियल प्लेन बनता है, उस प्लेन की जितनी भी टेंजेंट, बेटा सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं उनसे एक टेंजेंशियल प्लेन बन जाएगा। और उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो होगा नॉर्मल वेक्टर, जिसे हम लोग ग्रेड फाई कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है डेल ऑपरेटर के साथ फाई अप्लाई कर दो। सर डायग्राम में अगर ये दिख जाता तो ज्यादा सही रहता। तो बेटा ये देखो डायग्राम में बन रहा है, मान लो ये कोई सरफेस है आपके पास, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, और आपको इस पॉइंट पर ये नॉर्मल वेक्टर चाहिए पी पॉइंट पर। तो बेटा इसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, ग्रेड फाई। ये किसी और पॉइंट पे चाहिए होता तो वो वाली वैल्यू रख देते, P1 पे चाहिए तो P1 इधर चला जाएगा, P2 पे चाहिए तो इधर ऐसा हो जाएगा। मतलब ये है आपकी नॉर्मल वेक्टर की, सॉरी हाँ, ग्रेड फाई की डेफिनेशन। ग्रेड फाई इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल वेक्टर। अब मान लो कोई कहे आपसे कि व्हाट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बेटा यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस फाई, ऑन द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। बेटा अगर मेरे को यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, विल बी, यहाँ देखते हैं, विल बी एन कैप। सबसे पहले तो इसको एन कैप से दिखाएंगे। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बेटा नॉर्मल वेक्टर तो आपका ग्रेड फाई है, हाँ सर ये बात तो सही है, ग्रेड फाई है। और इसी को क्या करेंगे, मॉड ऑफ ग्रेड फाई से आप डिवाइड कर दीजिए, मॉड ऑफ ग्रेड फाई से, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ज्यादातर ये लोग आपसे क्वेश्चन में बेटा यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही पूछते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, उसी को आप ग्रेड, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्या यहाँ तक कोई टेंशन? सर अभी तक तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बस ये देखना ये आया कैसे, ग्रेड फाई को, नॉर्मल वेक्टर को हमने डेल फाई ही क्यों लिखा, इस बात को समझना होगा। उससे पहले एक पॉइंट और लिख देते हैं बेटा, रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू ग्रेड फाई। इसको इस लैंग्वेज में भी कभी लिखा मिलेगा आपको, ग्रेड फाई की डायरेक्शन में बेटा, फाई का जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो रहा है उसका जो रेट है वो बेटा ग्रेड फाई से ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कभी नॉर्मल वेक्टर ना पूछ करके हो सकता है वो रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज पूछें तो आप ग्रेड फाई ही बता देना उसकी जगह। सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये हिंट में चीजें ज्यादा जरूरी है बेटा। अब इसका ना प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आया। तो लाइए ये कैसे आ गया है एक्चुअल में देखना है। तो प्रूफ देखना है भाई सेम चीज का, एग्जाम में कंपटीशन में तो प्रूफ नहीं आता, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में बेटा प्रूफ ये लोग पूछ सकते हैं। तो चलो पहला प्रूफ देखते हैं। पहला क्या मतलब, वही है कंसीडर। अच्छा बेटा प्रूफ जानने के लिए आपको ना टोटल डेरिवेटिव वगैरह का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, मैं अभी प्रूफ कराऊंगा। तो एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव क्या है, इफ फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। बेटा अगर फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज गिवन एज डी फाई। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कैलकुलस की बातें जो मैंने अपनी कैलकुलस की सीरीज में आपको बताई थी। बेटा किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव बता सकते हो क्या होता है सर, डी फाई। ये होता है डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। फिर बेटा क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। और फिर आफ्टर दैट डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ये तो है आपका टोटल डेरिवेटिव। अच्छा इसी तरीके से एक चीज और देख लेते हैं बेटा, वेक्टर आर, थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर किसे कहते हैं सर, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कल के लेक्चर में मैं इसे पोजीशन वेक्टर बोल रहा था ना, बात सही है बेटा। आगे से इसको थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर बोलना शुरू करना, आगे बहुत, जब तक हमारा वेक्टर कैलकुलस चलेगा तब तक ये सिंबल्स चलेंगे आपके। तो आर वेक्टर कहीं भी लिखा हो आप उसे सीधे एक्स आई वाई जे जेड के बोलना शुरू कीजिए और कह दीजिए थ्री डायमेंशनल रेडियल वेक्टर है वो। वेयर, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, वेयर आर क्या है सर, मॉड ऑफ वेक्टर आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर
एंड आर स्क्वायर विल बी, सर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ बातें मुझे फिलहाल पता चल गई, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ग्रेड फाई के लिए फॉर्मूला भी आपके पास है, देखो ये है आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको देखने जा रहे हैं, तो वही जो प्रूफ है उसमें मैं चलता हूँ। देखिए कह रहे हैं कंसीडर द स्केलर सरफेस, कंसीडर फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। इसी का मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी फाई इक्वल्स टू डी सी। अब बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया डी फाई। अब बताओ यूजिंग द टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, यूजिंग टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, बताइए यहाँ क्या आ जाएगा। सर ये आ जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0। बताइए ये सही लिखा है? हाँ सर ये तो सही है। अभी अभी हमने बताया टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो यही है डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। अब इसी में सारा खेल है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इस चीज़ को। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसी का रीअरेंजमेंट अगर मुझे करना है तो मैं क्या इसमें dt से डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर कर सकते हो dt से डिवाइड। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया dt, देखो हर जगह मैं dt से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उसको प्रूफ करना है और उसको डिवाइड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया डी फाई बाई डी टी और प्लस डेल फाई बाई डेल जेड, और बेटा यहाँ लिख दिया मैंने डी जेड बाई डी टी और इसको लिख दिया 0 बाई डी टी। तो बेटा ये तो कोई मतलब नहीं है, 0 बाई डी टी अगेन डी टी ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। अब क्या करना है, इसमें दिमाग लगाता हूँ कुछ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो डेल फाई बाई डेल एक्स है इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या? बताइए। सर कोशिश कर सकते हैं लिखने की। देखो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। मैंने इसको तो अलग कर दिया, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं उसमें मैंने अपने मन से बेटा आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया। और ये जो डी एक्स बाई डी टी वाले टर्म हैं इसमें भी बेटा हम क्या करते हैं, इसको भी अलग से ही करते हैं, ऐसा आई कैप और यहाँ लिखा है डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप और यहाँ है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। बस अभी एक स्टेप में समझ में आएगी आपको बात ऐसा किया क्यों गया है। और डी जेड बाई डी टी। अब ये बताओ इक्वल टू 0, ये दोनों का प्रोडक्ट वो कब आएगा? सोचो जरा। सर जब आप इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वही आ जाएगा। मतलब कि इस सेकंड लास्ट लाइन को बेटा ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वही आने जा रहा है। आप चेक कर लो, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1, तो दोनों को मिला के बेटा वही चीज निकल जा रही है। सर बात तो सही कह रहे हैं आप। अब ये बताओ ये वाली चीज क्या है? सर ये तो ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई। और डॉट बेटा कल के लेक्चर में इसको बताया गया था। सर ये नहीं पता मुझे, चलो मैं बता देता हूँ, ये आर वेक्टर है। यहाँ पे बेटा अगर मैं आपसे डी आर बाई डी टी पूछूंगा तो कितना आएगा? बताइए। सर इस जगह डी आर बाई डी टी की वैल्यू हाँ कितनी आएगी बताओ? डी आर बाई डी टी सर आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप, कल याद है कल बताया था, और डी जेड बाई डी टी इंटू के कैप। जब बेटा वो वेलोसिटी वेक्टर वाली चीजें सिखा रहा था वहां पे बताया था आपको मैंने कि आर वेक्टर अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो डी आर बाई डी टी यही तो है सामने, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी आई कैप जे कैप के कैप के साथ। तो इसका मतलब है ये जो दूसरी चीज आई है यहाँ पर, ये वाली चीज क्या है? सर ये तो फिर डी आर बाई डी टी है। हाँ तो बेटा बिल्कुल सही है, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब इतना देखने के बाद देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट इज ये ग्रेड फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी। सही है यहाँ तक? हाँ सर, सिंस डी आर बाई डी टी क्या है? सर डी आर बाई डी टी इज अ टेंजेंशियल वेक्टर। बेटा टेंजेंशियल वेक्टर कल सिखाया था आपको, अगर आपने कल वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो देख लो। टेंजेंट की डायरेक्शन में आर वेक्टर में टेंजेंट की डायरेक्शन में डी आर बाई डी टी मिलता था, तो डी आर बाई डी टी टेंजेंशियल वेक्टर है, तो वी मस्ट हैव ग्रेड फाई विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर। बेटा ये देखो नॉर्मल वेक्टर, तभी तो नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आ रहा है।
अरे सर ये तो लॉजिकली बिल्कुल सही हो गया। और बेटा ग्रेड फाई को ही हम और क्या कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड ग्रेड फाई, इसी को ग्रेड फाई कहते हैं। हेंस प्रूव्ड, बेटा ये हो गया तरीका, देखो प्रूफ हो गया कि मतलब कि ग्रेड फाई की वैल्यू डेल ऑपरेटर में फाई लगा के ही क्यों लिखी गई, ये है उसके पीछे का रीजन कि वो टेंजेंशियल वेक्टर है तो 100% है, बाय डिफॉल्ट इसको नॉर्मल वेक्टर होना ही पड़ेगा बिकॉज देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इतना कर दोगे बेटा आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे कि ग्रेड फाई को प्रूफ करिए कि उसका फॉर्मूला डेल फाई से क्यों दिया जाता है। मैं देखो स्क्रीन से सामने हट गया हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। इसको पॉज करके फिर से दोबारा से देखिएगा बेटा, तब जाकर के एंजॉय करोगे आप इस कॉन्सेप्ट को। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं आप सीधे, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब बेटा हम इस पोजीशन में हैं कि क्वेश्चन कर सके कुछ, ठीक, ये प्रूफ भी हो गया। लीजिए, हमने कहा था ना यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, चलो देखते हैं। एक काम करें बेटा, ऐसा ना करें कि एक लेक्चर में ग्रेडियंट पढ़ाएं, एक लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ाएं, दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग ही रखें, मिक्स हो जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। चलो अभी देखते हैं कितनी देर लग रही है ग्रेडियंट में, नहीं तो फिर वैसा ही कर देंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब बेटा इस सरफेस का यूनिट वेक्टर निकालना है एट पॉइंट पी। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस। तो कैसे निकाला जाएगा ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस? तो देखो सिंपल सी बात, हमें सरफेस ही नहीं दिख रही, तो बेटा हम सरफेस निकालने के लिए आपसे कहा है यूनिट चाहिए, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा मतलब नॉर्मल वेक्टर ही निकालना है कुल मिला करके, तो नॉर्मल वेक्टर, हाँ बेटा हेलो, चलो तो देखो कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फाई इक्वल्स टू ये जो सामने लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz और -3, और मान लो ये बेटा 0 है, तो मतलब फाई आपके सामने ये रहा। अच्छा इसी पे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहला काम, नॉर्मल वेक्टर तो ग्रेड फाई होता है, तो ग्रेड फाई मतलब डेल फाई, तो बेटा सीधे सीधे फॉर्मूले से आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब क्या करें सर, आई कैप, अब डेल फाई बाई डेल एक्स यहाँ से देख करके बताओ पार्शियल डेरिवेटिव सर एक्स क्यूब का 3x², और बेटा एक्स का लेंगे वाई और जेड कांस्टेंट है तो प्लस 3yz प्लस जे कैप। अब जे कैप का बताइए सर, जे कैप का यहाँ से आ जाएगा 3y² डेल फाई बाई डेल वाई, और y का लेंगे तो 3xz प्लस 3xz और प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, यहाँ पे डेल जेड करोगे तो 3xy बचेगा, केवल 3xy। इतने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी बेटा। लेकिन ये वाला ग्रेड फाई हमें चाहिए कहाँ पर सर, ये ग्रेड फाई हमें चाहिए पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर, पी के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -1, तो चाहो तो बेटा यहाँ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ आपके लिए। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और -1, तो यहाँ वैल्यू रखनी है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। चलिए रखवाइए जरा वैल्यू बेटा, 1 2 -1 वैल्यू रखना, तो 1 2 -1 के हिसाब से देखें तो बेटा 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1 रखोगे, तो बेटा यहाँ पे सीधे 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 6 और ये बेटा -1 तो -6, तो बेटा ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे 2 रखें, 2 2 जा 4 3 जा 12 और यहाँ 1 और -1 तो -3 मतलब कि 9, और बेटा 3xy 3 2 जा 6, ये केवल 6 आएगा। इतना काम आप खुद से कर सकते हो, ये आ गया ग्रेड फाई। तो बेटा इसी को हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर बोला था। हाँ सर नॉर्मल वेक्टर तो यही है। अब एक काम करते हैं इसका बेटा, अगर ये नॉर्मल वेक्टर आ गया 1 2 -1 पर, 1 2 -1 पे कोई सिली मिस्टेक हुई हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3x² प्लस 3yz, x³ प्लस y³ प्लस 3xyz -3, और फिर है डेल फाई ओवर डेल वाई में 3y² प्लस 3xz, और यहाँ पे बेटा केवल 3xy। इतना भी सही है, चलो मान लेते हैं कि सब सही किया है। अब हमें चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो बेटा यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो तो आ ही नहीं रहा, वहाँ पे देखो सर यहाँ से ना आई थिंक 3 कॉमन आएगा क्या, 3 बेटा वहाँ पे आंसर में तो कुछ और लिखा है, इसका मतलब या तो आंसर ही गलत लिखा होगा। भाई किताबों में कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है ना, तो एक बार और देख लेते हैं। x³ प्लस y³ प्लस 3xyz माइनस और 1 2 -1, 1 2 -1, यहाँ पे देखते हैं 1, तो ये है 3 और बेटा 2 3 2 जा 6 तो -6, तो ये तो -3 आएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 2 2 2 जा 4 3 जा 12 12, और यहाँ पे बेटा x और z -3 तो 9 ही आना चाहिए, और यहाँ पे 3xy 3 2 जा 6xy सब कुछ सही लिखा है।
तो एक काम करेंगे, एज इट इज ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। सो एन कैप इक्वल्स टू बेटा ये आ गया ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। बेटा इसका मॉड ऑफ ग्रेड फाई -3 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 6 k कैप अपॉन और अंडर रूट ऑफ, हाँ जी सर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 36, ऐसे कुछ आने जा रहा है। हो सकता है कुछ कैंसिल भी हो जाए, तो यहाँ पे बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा i प्लस 3j और प्लस 2k, i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई, अब इसको जोड़ लेते, 81 और 9 क्या होता है, तो 90, 90 थी 126 बेटा अंडर रूट ऑफ 126, 3 के ऊपर 9 गया तो 9 बन जाए 9, 9 चौक 36, हाँ कट गया बेटा, ये कट भी गया। आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप, एक माइनस भी लगेगा, माइनस है तो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप। अब बेटा ये अंदर जाकर के 9 को से कैंसिल होगा 9, तो हो जाएगा 9 बन जा 9 और 3 बचा 9 4 जा 36, तो ये आएगा बेटा। इन्होंने यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है भाई, देखो वो तो मैंने ही लिखा है, लेकिन जिस भी बुक से मैंने लिखा होगा उसमें इसका मतलब टाइपो एरर थी। तो खैर अब आप एक बार पॉज करके बेटा क्रॉस चेक कर लो, अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाने वाले हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप इसको प्रोसीजर समझ लो, प्रोसीजर कैसे प्रोसीजर से किया हम लोगों ने, फटाफट देख लो प्रोसीजर, पॉज जरूर करो वीडियो को, कर लेना बेटा इसको जरूर से। ये देखो वो आंसर गलत लिखा हुआ था, कंफर्म है, क्यों कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक, तो एक प्रोसीजर पता चल गया आपको। यस सर, अगर ये केवल नॉर्मल वेक्टर पूछते बेटा तो आंसर क्या होता, अगर बेटा केवल नॉर्मल वेक्टर कहते तो इसी के कह देते हैं नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी पे नॉर्मल वेक्टर ये रहा। ठीक सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, अब थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन मैंने दे रखा है। बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रेडियंट के, इसी वीडियो से बेटा ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द सरफेसेस इतना एंड इतना इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। बेटा दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ऑर्थोगोनली, इसका क्या मतलब है कि मतलब बेटा जब दो सरफेस के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। बेटा दो सरफेस के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखना है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना पड़ता है। मतलब ग्रेड फाई 1 और ग्रेड फाई 2 के बीच का एंगल जो होगा वही बेटा एंगल बिटवीन टू सरफेसेस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया जाता है। चलो तो बेटा एक काम करते हैं, सिंपल सी बात, इसमें भी हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा फाई 1 को पहले मानो ये है फाई 1, तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाई जेड और माइनस लेमडा प्लस 2 टाइम्स एक्स, ये तो फाई 1 है। और ऐसे ही बेटा यहाँ पर हमने फाई 2 भी ले लिया। फाई 2 ये है 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4। ठीक है, और एक काम करेंगे, इसको बेटा इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ये भी रख लेते हैं। आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 में ही अगर मैं बेटा पॉइंट पी डाल देता तो यहाँ से लेमडा म्यू में एक इक्वेशन आ जाती। चलो वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेड फाई 1 और ग्रेड फाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो बेटा मान लो मैंने लिखा है ग्रेड फाई 1 इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर के साथ फाई 1, और यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है ग्रेड फाई 2, ग्रेड फाई 2 इसके लिए डेल ऑपरेटर के साथ फाई 2। तो पहले हम ग्रेड फाई 1 ग्रेड फाई 2 निकाल लेते हैं। तो आई कैप फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या था सर, डेल फाई 1 बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई 1 बाई डेल वाई और के कैप डेल फाई 1 बाई डेल जेड। ये तो हमारा बेटा ग्रेड फाई 1 आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे ग्रेड फाई 2 अगर देखेंगे तो आई कैप डेल फाई 2 बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई 2 बाई डेल वाई एंड के कैप डेल फाई 2 अपॉन डेल जेड। तो मतलब सबको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा यहाँ पे सीधे सीधे डेल फाई 1 बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 लेमडा एक्स, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा बेटा माइनस साइन के साथ लेमडा माइनस 2, तो आई कैप आ गया प्लस जे कैप। अगर मैं जे कैप देखूँ
तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस म्यू z, और बेटा आगे कुछ भी नहीं आना है, और प्लस क्या यहाँ z है, हाँ सर है, z भी है, तो बेटा डेल फाई वन बाई डेल z इसमें देखेंगे तो खाली इसमें डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस म्यू y इतना कुछ होने जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं चाहूँ तो n1 वेक्टर, मुझे चाहिए n1 वेक्टर, मतलब ग्रेड फाई वन एट पॉइंट p, तो बेटा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 1 2 दिया हुआ है, 1 माइनस 1 2, तो चलो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डालिए और n1 की वैल्यू निकालिए, मतलब नॉर्मल वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो सर इसमें ना 1 माइनस 1 2 अगर देखना है तो यहाँ पे वैल्यू करते हैं आई कैप, और 1 1 के साथ हो गया 2 लेमडा और माइनस लेमडा माइनस 2, तो बेटा एक ही बार में लिख देते हैं 2 लेमडा माइनस लेमडा, तो ये केवल और केवल लेमडा माइनस 2 बचा, माइनस जे कैप, माइनस बाहर निकाल लिया, म्यू जेड, जेड की जगह 2 है तो बेटा 2 म्यू, और फिर माइनस म्यू वाई, वाई की जगह माइनस 1 है तो बेटा ये प्लस के कैप टाइम्स म्यू, ये पहला नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब ऐसे ही दूसरा नॉर्मल वेक्टर देखते हैं, ग्रेड फाई टू के लिए, ग्रेड फाई टू इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई टू बाई डेल एक्स, यहाँ से देखना है तो बेटा 8xy, अच्छा, और प्लस जे कैप डेल फाई टू बाई डेल वाई, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल और केवल रह जाएगा 4x स्क्वायर, एंड देन के कैप विल बी इक्वल्स टू डेल फाई टू बाई डेल जेड, इसमें बेटा जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब हम क्या करेंगे, n2 वेक्टर निकाल लेते हैं, कहाँ पर सर, ग्रेड फाई टू की वैल्यू पॉइंट p पर, और पॉइंट p क्या है हमारा 1 माइनस 1 और 2, तो 1 माइनस 1 2 में बेटा यहाँ पे 1 और माइनस 1 रखोगे तो आई कैप के साथ माइनस 8 हो जाएगा, यस सर, और बेटा x की जगह 1 रखना है तो प्लस जे कैप के साथ 4 हो जाएगा, और बेटा z की जगह 2 रखना है, 2 दूनी 4 3 12, तो बेटा के कैप के साथ 12 हो जाएगा। तो ये आपने n1 और n2 निकाल लिया, कहाँ है n1 n2, बेटा ये देखो नॉर्मल वेक्टर एट फाई वन, और बेटा ये है नॉर्मल वेक्टर एट फाई टू। अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों बेटा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो एक काम करते हैं सीधे सीधे cos थीटा की वैल्यू, मतलब cos 90 लिखना है तो सिंपल पहले तो cos थीटा बेटा कितना होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट अगर देखेंगे, नाउ डॉट प्रोडक्ट यहीं से देख लेते हैं, नाउ n1 डॉट n2, n1 डॉट n2 इक्वल्स टू मॉड n1 और मॉड n2, और बेटा cos 90, तो cos 90 तो 0 है, तो बेटा ये 0 आ गया, दैट इज n1 डॉट n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बेटा यहाँ से एक रिलेशनशिप बनेगी n1 डॉट n2 से, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, कैसे सर, x1 y1 लेमडा माइनस 2 का माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा इसको सीधे सीधे क्या करें, यहीं लिख लेते हैं, लेमडा माइनस 2 का माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई प्लस a1 b1 फिर a2 b2, ये है माइनस 2 म्यू का 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू का 4 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर बेटा म्यू का 12 के साथ मल्टीप्लाई प्लस म्यू का 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये है डॉट प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से एक रिलेशनशिप बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बेटा पहले रिलेशनशिप सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8 लेमडा प्लस 16, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 8 म्यू और बेटा प्लस 12 म्यू इक्वल्स टू 0। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आ कितना गया सर, ये प्लस मतलब माइनस 8 लेमडा प्लस 4 म्यू प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ गया, माइनस 8 लेमडा, इसमें 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बेटा आप इसे लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके, अगले पन्ने पे चलते हैं, माइनस 8 लेमडा प्लस 4 म्यू और प्लस 16, माइनस 8 लेमडा प्लस 4 म्यू, माइनस 8 लेमडा प्लस 4 म्यू, अब बेटा माइनस है कि प्लस है सर, प्लस 16 है, तो प्लस 16 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस म्यू, और बेटा 4 से डिवाइड करा प्लस 4, ये देखो एक इक्वेशन मिल गई, कौन सी इक्वेशन मिली है सर, इक्वेशन 1 2 तो थी यहाँ पे, इसका मतलब इसको थर्ड मान लेते हैं। अब देखो बाई इक्वेशन 1, बेटा बाई इक्वेशन 1 इक्वेशन आपके सामने एक इक्वेशन दी थी, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 4 म्यू जेड, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 4 म्यू जेड, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं म्यू वाई जेड है ये, माइनस म्यू वाई जेड, म्यू वाई जेड इक्वेशन 1 पे वापस आ रहे हैं, म्यू वाई जेड और इक्वल टू लेमडा प्लस 2 टाइम्स एक्स, लेमडा प्लस 2 टाइम्स एक्स
इतना तक ठीक है यहाँ पर। अब बेटा इसमें भी तो पॉइंट पी को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इस पॉइंट तो बेटा दोनों सरफेस पर है। हाँ सर, दोनों सरफेस पे पॉइंट है, तो 1 - 1 2 को यहाँ पे रख करके देख लो, यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन एट। अब बेटा 1 की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा, और -1 और 2 रखेंगे तो बेटा +2 म्यू, है ना, -1 और 2 रखेंगे +2 म्यू, और इधर हो जाएगा लेमडा +2 टाइम्स एक्स, तो 1 है। सब मिला करके लेमडा लेमडा गायब हो गया बेटा, यहाँ पे 2 म्यू बराबर 2, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू तो 1 आती हुई दिखाई दी, म्यू की वैल्यू 1, फिर गलत आ रही है क्या? अच्छा, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, शाबाश, ये सही हो गया, मतलब हम अपने आप को ही शाबाशी दे रहे हैं कि म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया बेटा। अब यहाँ पर इस जगह से जरा दूसरी वैल्यू रखो, म्यू की वैल्यू डालो, -2 लेमडा +1 +4 इक्वल्स टू 0, तो बेटा इस जगह हमें दिख रहा है लेमडा इक्वल्स टू, सर -5 हो जाएगा 5/2, ये लो आंसर, लेमडा भी निकल आया और म्यू भी निकल आया। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का इंटरसेक्शन था, तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आएगा। इस नजरिए से क्वेश्चन को कर दिया हम लोगों ने। क्या ये बात एग्री कर गए आप लोग? बताइएगा। हाँ सर, अल्टीमेटली नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल ही क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट, एंगल ऑफ बिटवीन द सर्फेसेज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेम आ जाता है। अच्छा सर ठीक है, एक काम करें, एक फॉर्मूला बताते हैं आपके लिए, लाओ बेटा एक फॉर्मूला ही बना देते हैं, जहाँ पे थ्योरी लिखी थी, ग्रेडियंट वाली थ्योरी लिखी थी ना, जैसे कि यहाँ पे बेटा देखो 1 2 3 4 पॉइंट लिखे थे और ये प्रूफ करा था। इस प्रूफ में एक स्पेशल नोट लिख देते हैं बेटा, मान लो n1 क्या है, ग्रेड φ1 एंड n2 इक्वल्स टू ग्रेड φ2। मान लो ये दो नॉर्मल वेक्टर्स है, φ1 और φ2 सरफेस पर, तो इनके बीच का एंगल अगर देखना है तो cos थीटा की वैल्यू निकालते समय cos थीटा, बेटा सिंपल आप क्या करोगे, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 और मॉड n2, इससे बेटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता था। यहाँ पे 90 डिग्री था, इसलिए n1 डॉट n2 0 हो गया था, और डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्लास 11 12 से ही। ठीक सर, ये तो हो गया। एक और थोड़ा सा बिखरा हुआ क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा अलग सा, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी है बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस वन और फाई इक्वल्स टू दिस वन, वेक्टर ए दिया है, फाई दिया है, कह रहे हैं ए डॉट ग्रेड फाई और ए क्रॉस ग्रेड फाई चाहिए आपको। तो बेटा पहले ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो यहाँ पे देखो फाई दिया हुआ है, इसका ग्रेड फाई चाहिए, तो बेटा सोल्यूशन में सबसे पहले फाई से हम ग्रेड फाई निकाल लेते हैं, 2z माइनस एक्स क्यूब वाई। तो इस जगह देखें तो ग्रेड फाई आ कितना रहा है, ग्रेड फाई को ही तो डेल फाई बोलते हैं। यस सर, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब इसमें वैल्यू डालनी है बेटा, डेल फाई बाई डेल एक्स, तो बेटा ग्रेड फाई की वैल्यू इसी के आगे अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेल फाई बाई डेल एक्स यहाँ से आएगा 3x² वाई, तो -3x² वाई, और बेटा आई कैप डेल फाई बाई डेल वाई की वैल्यू प्लस, और ये हो जाएगा -x³ और जे कैप, और डेल फाई बाई डेल जेड बेटा खाली 2 आएगा, और ये रहा के कैप। आपने देखा जाए ग्रेड फाई की वैल्यू निकाल के रख ली, और इसी से डॉट प्रोडक्ट और इसी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा। ये देखो ग्रेड फाई निकल आया, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, अभी तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डॉट ग्रेड फाई निकालना था, तो लाइए ए डॉट ग्रेड फाई निकालते हैं। तो ए डॉट ग्रेड फाई, तो बेटा वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, तो वेक्टर ए है कहाँ, ये लिखा है सर, तो पूरा ही लिख लेते हैं भाई, 2x² बेटा 2x² आई कैप और प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं -3yz जे कैप और प्लस xz² के कैप। ये तो हमने क्या लिखा हुआ है, ए, और डॉट, और बेटा ग्रेड फाई कहाँ है सर, ग्रेड फाई अभी अभी आपने निकाल लिया है, -3x² वाई आई कैप, और बेटा प्लस, और ये है -x³ जे कैप और +2 टाइम्स के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यहाँ कॉम्पोनेंट्स को हम a1 b1 कह रहे हैं। तो बेटा ये हो गया 2x² इंटू -3x² वाई प्लस -3yz इंटू -x³ प्लस xz² इंटू 2। चलो भैया इसको सॉल्व करो और देखें तो वैल्यू क्या चाहिए सर, हमें पॉइंट 1 पे चाहिए वैल्यू। अच्छा, इस पॉइंट पे भी चाहिए, तो इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालने के मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, सीधे पॉइंट ही रख दे रहे हैं।
तो ए डॉट ग्रेड फाइव एट पॉइंट पी क्या है 1 -1 और 1, तो बेटा यहाँ पे 1 रखोगे 2 और यहाँ पर -1 और -1 रखोगे तो बेटा ये 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस, बेटा y और z माइनस है तो ये +3 हो गया और ये -1 हो गया, +2 टाइम्स और x की जगह 1 है, z की जगह 1 है, ये 1 ही रह गया। सॉल्व करो तो सर 6 - 3 + 2, 6 2 8 में से 3 गया 5, वाह आंसर ही आ गया। बेटा देखो 5 आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर 5 ही लिखा हुआ है। यस सर, पहले वाले का 5 है। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, अगेन अब क्रॉस प्रोडक्ट देखो उसी चीज का, ए डॉट ग्रेड 5, तो बेटा ए डॉट ग्रेड 5 में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे के इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। अब पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट, सर ए के कंपोनेंट वहां से लिखने होंगे 2x स्क्वायर और ये है -3yz और के कंपोनेंट है xz²। अब बेटा ग्रेड 5 के कंपोनेंट वो रहे, ग्रेड 5 के कंपोनेंट -3x² -x³ और ये है 2, इस तरह से आ गया। अब बेटा बस इस क्रॉस प्रोडक्ट को उस पॉइंट पे लिखना पड़ेगा तो जाके आंसर मैच करेगा। तो लाइए भैया सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आई कैप इसको इससे करना होगा तो बेटा ये -6yz, ज़्यादा सॉल्व भी मत करो बाद में पॉइंट रख देंगे। और बेटा ये प्लस हो जाएगा +x⁴z² माइनस जे कैप, अब जे में देखते हैं सर ये हो जाएगा 4x² और इधर से अगर देखा जाए तो 4x² और +3, अब बेटा 3 के साथ x³ yz² और प्लस के कैप। आप क्या करें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x⁵ -2x⁵ और इधर से आ जाएगा माइनस ही रह जाएगा और 3 3 जा 9, अब बेटा x² और ये है y² और z, ऐसा कुछ आ गया सब मिला करके। इतना ठीक है, चलो सर यहाँ तक भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस पर हम वैल्यू निकालेंगे। ए वेक्टर ए क्रॉस ग्रेड 5 एट पॉइंट P 1 -1 और 1, इस पर जरा वैल्यू देखते हैं। बेटा सिंपल वैल्यू रखनी है तो आई कैप और y को -1 रखना है बस, तो ये हो गया 6 और बेटा यहाँ तो +1, 6 + 1 -j। अब बेटा ये पहला वाला तो 4 है, y को -1 रखना है तो -3 हो गया और प्लस, इसलिए पॉइंट ऐसा दिया गया कि जल्दी से आप रख सको वैल्यू। तो बेटा -2 y को -1 रखेंगे तो भी -9 ही रहेगा। हाँ सर यहाँ तक भी सब कुछ ठीक हो गया। तो बेटा आंसर ही आ गया इसका 7i और -j 7i -j -11k, ये रहा देखो 7i -j -11k, क्या बात है, आंसर एक और मैच हो गया देखो आंसर। और इससे पहले बेटा यहाँ देखो यहाँ पर भी आंसर मैच हुआ था, निकल आया ए डॉट ग्रेड 5 और ए क्रॉस ग्रेड 5। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ग्रेडियंट निकालने का प्रोसीजर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एग्री करते हैं? यस सर एग्री करते हैं, ऐसा आपने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो बेटा ये हो गया, चलो बेटा इस सेशन को खत्म करेंगे ग्रेडियंट का एक आखिरी क्वेश्चन और करके, फिर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो ठीक नहीं रहता। देखो मैं स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ भाई, यहाँ पे हमने कहा आपको हम आज क्या पढ़ाएंगे, ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए अगला वीडियो शूट करूंगा मैं। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा है ये ग्रेडियंट, केवल ग्रेडियंट जानना था, ठीक है। चलो तो एक आखिरी क्वेश्चन करके बेटा देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस है और इस क्वेश्चन से बेटा एक शॉर्टकट भी रेडी हो जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूँ। छोटा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से निकल आता है। वो देखो क्या लिखा है, कंसीडर अ स्फेयर, बेटा एक स्फेयर आपको दिया हुआ है x² + y² + z² = a², देन यूनिट नॉर्मल एट एनी रैंडम पॉइंट p x y z, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर को ये लोग शॉर्टकट में यूनिट नॉर्मल बोल देते हैं। तो बेटा ये जो कह रहे हैं यूनिट नॉर्मल, मतलब कि हमको n कैप निकालना है तो पहले हमें ग्रेड 5 निकालना पड़ेगा, फिर उसके मॉड से डिवाइड करके आ जाएगा, लेकिन इसमें रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है। देखो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्फेयर को 5 ले लेते हैं सर, x² + y² + z² - a², ठीक ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा ग्रेड 5,
सर आई कैप, रुको, ग्रेड फाई में आप कह सकते हो डेल फाई, और डेल फाई में आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई, और के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। इतना लिख दिया। अब बेटा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स में आप लिख दोगे 2x प्लस यहाँ लिख दोगे 2y और प्लस के कैप यहाँ लिख दोगे 2z। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, x और y और z के रेस्पेक्ट, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो n वेक्टर हमें बेटा ये ग्रेड फाई कहाँ पे निकालना है? सर पॉइंट P पर, और पॉइंट P अभी भी क्या है? x y z ही है, पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट्स दिए ही नहीं इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं 2x आई कैप 2y जे कैप एंड 2z के कैप, ऐसे लिखा जा सकता था। यस सर, ये बात तो सही है, इतना लिखा जा सकता है। अब क्या करूं सर, हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो एन कैप इक्वल्स टू ग्रेड फाई, ग्रेड फाई बेटा एक काम करूं इसी के आगे लिख देता, तो चलो छोड़ो यहीं करते हैं, इस यहीं पर मुझे खत्म करना है, यहाँ पे मेरे को ना एक कंक्लूजन देना है, तो यहाँ पे लिख देते, ये आ गया। सो एन कैप इक्वल्स टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। बेटा सोचो इसका आंसर आएगा क्या? सर 2x टाइम्स आई कैप प्लस 2y टाइम्स जे कैप प्लस 2z टाइम्स के कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, बेटा क्या करोगे सर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये मॉड ऑफ ग्रेड फाई आ गया। अब क्या करें सर, अब ना एक काम करो, यहाँ से बेटा 4 है, बाहर आके 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट गया, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन, हाँ जी, अंडर रूट, ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो बेटा ए स्क्वायर है। वाह सर, ये तो सही है, तो यहाँ ए स्क्वायर रख दोगे तो ये आ जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन सिंपल ए लिखा हुआ है, दैट इज अब कंक्लूजन देता हूँ। इसी कंक्लूजन के लिए मैंने मेनली आपको ये बताया बेटा, आर वेक्टर अपॉन ए, ये देखो ये है रिजल्ट। अब बेटा इस रिजल्ट को याद रख लीजिए, ये 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली आर वेक्टर अपॉन ए आता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। कैसे? देखो मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं, यूनिट नॉर्मल एट एनी पॉइंट, यूनिट नॉर्मल एट एनी पॉइंट 1 - 2 3 on the surface of x square plus y square plus z square equals to 16 will be। अब बताइए इसका आंसर अगर ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देना है तो तुरंत दिया जा सकता है। इस पॉइंट पर, इस स्फीयर के किसी पॉइंट, इस स्फीयर के इस पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल चाहिए, तो आपको पता है बेटा फॉर्मूला, अभी अभी आपने देखा था कि फॉर्मूला क्या है सर, एन कैप की वैल्यू है आर वेक्टर अपॉन ए। तो बेटा आर वेक्टर तो हमारा होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बेटा यहाँ पे ए क्या है सर, स्क्वायर रेडियस है, स्फीयर की रेडियस बेटा 4 स्क्वायर है, तो रेडियस 4 है तो ए की जगह 4 आएगा। अब बेटा यही वाली चीज हमें कहाँ पर चाहिए, तो सर ये वाला हमें ना एन कैप की वैल्यू पॉइंट पी पे चाहिए, और पॉइंट पी क्या है सर 1 - 2 3, तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे 1 - 2 3 रख दो, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 4, दिस इज योर आंसर। इसलिए बेटा ये वाला फॉर्मूला सबसे लास्ट में दिखाया। आप याद रखना एन कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन रेडियस, ये पता चल जाता है, इसको याद रखना। यूनिट नॉर्मल एट एनी रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, दिस वन विल बी स्फीयर विद रेडियस ए विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन ए, वेयर आर वेक्टर इज द 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर। तो बेटा कुल मिलाकर के हमने क्या क्या सीख लिया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाली बातें बेटा मैं अगले लेक्चर पे आपको पाऊंगा, है ना, अभी नहीं, मतलब मैं तुरंत ही रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। देखो समरी क्या चीजें सीखी आज हमने सर, सबसे पहले तो एक हमने ना 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर को जाना, xi y j और z के, इसको क्या बोला हमने 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर। अच्छा, दूसरी बात बेटा फिर हम लोगों ने डेल ऑपरेटर जाना है, डेल ऑपरेटर, तो डेल ऑपरेटर को सीख लिया कि अच्छा ये एक डेल ऑपरेटर है, ऑल्सो नोन एज नेबुला ऑपरेटर, ऑल्सो नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो दूसरी चीज ये जान ली। अब तीसरी चीज बेटा हम लोग ने फिर क्या जानी, लाप्लासियन ऑपरेटर, बेटा डेल डॉट डेल, और इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोला था। फिर उसके बाद अगली चीज
बेटा हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर को जाना कि किसी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई को हमने देखा डेल फाई, तो नॉर्मल वेक्टर। अगली चीज बेटा अगर मैं कहूँ एन कैप क्या होगा, तो सर वो हमने देख लिया कि ग्रेड फाई को मॉड ऑफ ग्रेड फाई से डिवाइड कर दीजिए, एक चीज ये देख ली। फिर बेटा नेक्स्ट चीज हमने जो देखी थी आज की डेट में, और क्या देखी थी सर, एंगल बिटवीन टू नॉर्मल वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू, या एंगल, हाँ एंगल बिटवीन टू नॉर्मल वेक्टर्स इक्वल्स टू मॉड n1 और मॉड n2, इतना भी देखा था cos थीटा, और यही 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो ये जीरो था। और बेटा एक चीज और देखी है हमने, फॉर फाई इक्वल्स टू अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन इसके लिए बेटा अगर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछूंगा तो r अपॉन ए आएगा। ये है कंक्लूजन, ये है समरी जो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। अगले लेक्चर पे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में डाइवर्जेंस और कर्ल। चलो बेटा थैंक यू सो मच, फटाफट अगले लेक्चर की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखो सामने हमारा टेलीग्राम है और ये हमारी थैंक यू स्लाइड आ गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।